हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के घटक। क्या है? बुद्धि के घटक। हम बुद्धि के घटक के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली वाली क्लास में आपने बुद्धि की परिभाषा पढ़ ली थी, उसके प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें मूर्त अमूर्त सामाजिक था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत थे उसमें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है घटक। ठीक है, घटक ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा घटक कौन सा आता है? वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, कौन सी आती है? वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें क्या बताया है कि किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि किसी बालक के जन्म से लेकर, क्या बताया है? किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। ठीक है, सबसे पहला घटक कौन सा आता है कि जो वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज कि किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि कोई बालक होता है, वो जन्म से लेकर उसकी जो निरीक्षण तक की जो तिथि है ना, वही वास्तविक आयु कहलाती है। किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। क्लियर? ये हमारा पहला घटक हो गया। दूसरा घटक आता है मानसिक आयु, मेंटल एज। दूसरा घटक कौन सा है हमारा? मानसिक आयु। कौन सा है? मानसिक आयु। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मेंटल एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार पर किया जाता है। मानसिक आयु में क्या है कि इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। मानसिक आयु या मेंटल एज में क्या बताया है कि इसमें बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। निर्धारण व्यवहार के आधार पर किया जाता है। मानसिक आयु में ये बताया है कि इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। आगे है बेसल वर्ष। इसमें बताया है कि जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वह उसका बेसल वर्ष कहलाता है। इसमें बताया है कि जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वह उसका बेसल वर्ष कहलाता है। कि इसमें बताया कि जो आयु स्तर होती है, हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं वो उसके अनुसार हल कर देता है ना, वही क्या कहलाता है? बेसल वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे हमारा आता है टर्मिनल वर्ष। क्या आता है? टर्मिनल वर्ष। इस आयु स्तर के जिस आयु स्तर के प्रश्नों को कोई बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल कहते हैं। सीधी सी बात है कि आयु स्तर के अनुसार क्या नहीं कर पाता? हल नहीं कर पाता। आयु स्तर के अनुसार हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को कोई बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। आयु स्तर के अनुसार बालक प्रश्नों को हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। ठीक है, हमने बुद्धि के घटक ये 4 बताया इसमें, जिनको हमने पढ़ लिया। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वास्तविक बुद्धि। क्या पढ़ा? वास्तविक बुद्धि। इसका एक नाम और भी है, क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें ये बताया है कि किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। ठीक है, कोई बच्चा होता है वो जन्म लेता है, उसकी जो निरीक्षण तक की जो तिथि है ना वही वास्तविक आयु कहलाती है। आगे था मानसिक आयु, जिसको मेंटल एज भी हम बोल सकते हैं। इसमें आता है वायु, जो आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या बताया है
कि आयु का जो निर्धारण होता है ना, वह है बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? बालक के व्यवहार के द्वारा किया जाता है। फिर हमने पढ़ा बेसल वर्ष। इसमें क्या था कि बालक आयु के अनुसार प्रश्नों को हल कर देता है। ठीक है। टर्मिनल वर्ष में क्या था कि इसमें आयु के अनुसार प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाता। इज क्लियर? इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन आया है, अब देखेंगे इसको, कि बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया। ये क्वेश्चन है इसमें। तो आप बता सकते हो टर्मन महोदय के, कि इसमें क्या बताया है? बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय के मन में आया। बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय के मन में। बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय। बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय। बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय के मन में आया। बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में दिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो है 1912 में स्तनवय कुलहमान महोदय द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है। किसने दिया था? स्टनवय कुलहमान ने। इसका एक सूत्र है IQ, इसको आप नोट कर लीजिए। IQ बराबर MA/CA। ठीक है, पूछ सकते हैं हमको। इसमें क्या बताया है? इसका सूत्र कब दिया था? 1912 में। किसने दिया था? स्टनवय कुलहमान ने। IQ पूछ सकते हैं बराबर क्या होता है? MA/CA। अब आपके ये सवाल जो परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करोगे? आपसे पूछ सकते हैं कि IQ बराबर क्या होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं। ऑप्शन तो अलग अलग दिए होते हैं, तो आपको MA/CA करना है। याद रखना, MA क्या होती है? बड़ी होती है। CA क्या होती है? छोटी। ठीक है।
ये हो गया। पूछ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? टर्मन महोदय के मन में। और बुद्धि सूत्र का 1912 में इसमें प्रयोग किया स्टन व गुलेमान महोदय द्वारा। IQ बराबर MA/CA। ठीक है। आगे आता है, इस सूत्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि एक आती है, ये सूत्र है, इसके अनुसार ही हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे। इसके अनुसार क्या निकालेंगे हम? बुद्धि लब्धि। ठीक है। इस सूत्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि एक आती है, क्या आती है? एक आती है, तो वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। देखो, इसको ध्यान से समझो कि इस सूत्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि एक आती है, ये हमारा सूत्र है। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या आती है? एक आती है, तो वह सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। उसकी बुद्धि लब्धि क्या आ गई? एक, तो वह एक सामान्य बुद्धि वाला ही तो होगा। ठीक है। आगे आता है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि एक से कम आती है, तो आसानी से बात है मंद बुद्धि बालक तो होगा। यदि बुद्धि लब्धि का मान एक से अधिक आएगा तो वह क्या होगा? श्रेष्ठ बालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वह? श्रेष्ठ बालक। ठीक है। क्योंकि हम बुद्धि का ये सूत्र है, इससे हम बुद्धि निकाल सकते हैं कि इस सूत्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या आती है? एक आती है, तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य बालक। तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि एक से भी कम आती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, तो वह मंद बुद्धि ही बालक कहलाएगा। यदि बुद्धि लब्धि का मान एक से अधिक आता है, तो वह सबसे श्रेष्ठ बालक कहलाएगा। ठीक है। आगे आता है, मैंने बताया था एक क्वेश्चन इसमें पहले कि बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग टर्मन महोदय ने किया था। मनोवैज्ञानिक टर्मन महोदय ने 1916 ईस्वी में स्टन के द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र में संशोधन किया था। ये देखो इसमें कि इसमें बताया है कि मनोवैज्ञानिक जो टर्मन है, जिन्होंने बुद्धि शब्द का सबसे पहले क्या किया? प्रयोग किया। 1916 में स्टन ने दोबारा दिए गए बुद्धि लब्धि सूत्र में क्या किया? संशोधन किया। किसने किया? स्टन ने। क्या किया? संशोधन किया इस सूत्र में। मनोवैज्ञानिक टर्मन महोदय ने 1916 ईस्वी में स्टन के द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र में
संशोधन किया। निम्न सूत्र दिए यथार्थ IQ बराबर MA/CA इंटू 100। मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने क्या किया, इसमें संशोधन किया। इन्होंने कौन सा सूत्र दिया, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। इन्होंने 100 लगा दिया। क्या लगा दिया, इन्होंने 100 लगा दिया। इन्होंने स्टर्न महोदय ने, इन्होंने जो बुद्धि है उनमें क्या किया, दोबारा परीक्षण तो किया, संशोधन किया इसमें, ठीक है। तो इन्होंने IQ बराबर MA/CA इंटू 100 लगा दिया, ठीक है। मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, अल्फ्रेड बिन्ने के मन में, ठीक है। अल्फ्रेड बिन्ने। अल्फ्रेड बिन्ने के मन में आया। कब आया, 908 में। मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो आप आसानी से बता सकते हो, अल्फ्रेड बिन्ने के मन में आया। कब आया, 908 में, ठीक है। इसमें एक अब क्वेश्चन है, यदि किसी 20 वर्षीय बालक के द्वारा 15 वर्षीय बालक की तरह व्यवहार किया जाता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यदि किसी 20 वर्षीय बालक के द्वारा 15 वर्षीय बालक की तरह व्यवहार किया जा रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, इसको हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम सूत्र रखेंगे, वही सूत्र है, आपको याद ही है, MA/CA इंटू 100। इसके अनुसार हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो क्या है इसमें, MA/CA इंटू 100। MA कितनी है, 15, CA 20, गुणा में क्या लगा दिया, 100। ये 20 के पाड़े से कट रहा है ना, 20 5 100, 15 5 75, ये निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई हल कर सकता है, क्योंकि इसमें तो दी हुई है, MA भी दिया हुआ है और CA भी दिया हुआ है। करना क्या है, इनको बट्टे में रखना और गुण में 100 लगा देना, ये तो है। आगे क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन है, ये देखो। अब एक 10 वर्षीय व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 117 है तो उसकी मानसिक आयु याद कीजिए। एक है
एक 10 वर्षीय व्यक्ति है। वर्षीय व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 117 है, तो उसकी मानसिक आयु याद कीजिए। IQ कितनी है? 117। MA कितनी है? 7। CA 10। ठीक है। IQ बराबर MA बटा CA बटा 100। 117 पहले आएगा। MA हमें याद करनी है। CA हमारा 10 दी हुई है, और इसमें ये हम सवाल हल कर देंगे इसको। ठीक है। अब बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है इसमें। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये तो याद ही कर लेना आप। मनोवैज्ञानिक टर्मन व मेरिल महोदय के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया। इसका बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इसमें है। मनोवैज्ञानिक टर्मन व मेरिल महोदय के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया। मनोवैज्ञानिक टर्मन व मेरिल महोदय के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया। इसमें आता है 140 या 140 से ऊपर कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली। कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली। और 130 से 149 में क्या होता है? 130 से इसमें बताया है कि हमारी इस चीज़ में बुद्धि है ये। ठीक है। इसमें बताया है कि जो मनोवैज्ञानिक टर्मन व मेरिल महोदय के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया। 140 या 140 से ऊपर कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली। कौन से बालक होते हैं? प्रतिभाशाली। ठीक है। 130 से 139 कौन से बालक होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले। 120 से 129 अति श्रेष्ठ। 110 से 119 श्रेष्ठ बुद्धि। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 189 मंद बुद्धि। 70 से 79 कौन से होते? मंदित बना। 50 से 69 अलग बुद्धि। 25 से 49 मूर्ख। 25 से कम महामूर्ख बुद्धि। ठीक है। ये हो गया बुद्धि का इसमें वर्गीकरण। ठीक है। आगे है, मैंने नोट में इसमें लिखा है मैंने कि यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु के अनुसार बालक
के बालक की तरह देता है तो वह प्रत्येक पर्सन में 1/5 जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? 1/5 जोड़ देगा। इसमें बताया है, नोट में है कि यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु के अधिक आयु के बालक की तरह देता है तो वह प्रत्येक पर्सन में क्या जोड़ देगा? 1/5। एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि एक बालक है, वह 15 वर्षीय बालक है। तो वह घर में तोड़फोड़ कर रहा है आते ही। तो वह बताओ परिपक्व है या अपरिपक्व है? तो वह क्या हो गया? परिपक्व है, क्योंकि वह आयु के अनुसार तो कार्य कर रहा है ना अपना। देखो मतलब कि ऐसा है कि एक 60 वर्षीय पुरुष है, वह गर्भ आते ही तोड़फोड़ करेगा तो वह परिपक्व थोड़ी है, तो अपरिपक्व है। क्यों? क्योंकि वह अपनी आयु के अनुसार थोड़ी कार्य कर रहा है। बस ये क्वेश्चन है इसमें। वास्तविक आयु में और यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु से कम आयु के बालक की तरह देता है तो उसकी वास्तविक आयु 1/5 घटा देंगे। पहले क्या है इसमें कि यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु से अधिक आयु के बालक की तरह देता है तो वह प्रत्येक पर्सन में 1/5 जोड़ देंगे। और यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु से कम आयु के बालक की तरह देता है तो उसकी वास्तविक आयु में 1/5 घटा देंगे। कि यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु के कम आयु के बालक की तरह देता है तो वह इसमें हम घटा देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। आगे आता है बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। नंबर 2 आता है द्वितत्व। नंबर 3 आता है द्वितत्व। आगे है समूह कारक, बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक, वर्ग घटक, संज्ञानात्मक बुद्धि, बुद्धि का बुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी, त्रिनात्मक, आश्चर्यजनक, तरल व ठोस, संवेदनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसमें आते हैं एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत, द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत, द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत और बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि क व बुद्धि ख का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि, त्रिनात्मक, आश्चर्यजनक और तरल ठोस और संज्ञानात्मक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत।
क्या पढ़ेंगे हम? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे तत्व बुद्धि का सिद्धांत? इसमें है इस सिद्धांत के अन्य नाम एक खंड या सिद्धांत या एक इकाई का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को एक इकाई या यूनिट के रूप में माना गया है। एक इकाई या यूनिट के रूप में माना गया है और बुद्धि को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। बुद्धि को हम तोड़ नहीं सकते। बुद्धि को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि पर किसी अधिकार अंकुश नहीं होता है। इसलिए बुद्धि के इस सिद्धांत को हम निरंकुश बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया है कि एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत हम इसमें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम एक खंड का सिद्धांत या एक इकाई का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को एक इकाई या यूनिट के रूप में माना गया है और बुद्धि को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि पर किसी अधिकार अंकुश नहीं होता है। इसलिए बुद्धि के इस सिद्धांत को हम निरंकुश बुद्धि या सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले कौन सा आता है? एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम है एक खंड या सिद्धांत या एक इकाई का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को एक इकाई या यूनिट के रूप में माना जा गया है और इस बुद्धि को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि किसी अंकुश नहीं होता। इसलिए बुद्धि के इस सिद्धांत को हम निरंकुश बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे है बुद्धि के इस मोरा चिका बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिन्ने हैं। वह सहयोगी के रूप मनोवैज्ञानिक जॉनसन का नाम भी लिया जाता है। शाब्दिक बुद्धि का सिद्धांत। कि इस जो यह बुद्धि है, बुद्धि के इस मोराचिका बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक
अल्फ्रेड विन्ने है। उसके सहयोगी है मनोवैज्ञानिक जॉनसन का नाम भी लिया जाता है। शाब्दिक बुद्धि का सिद्धांत। नंबर आगे आता है तो द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। एक तो हमने पढ़ लिया, अब तो हमें द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो 1904 ईस्वी में दिया गया है। द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो कि 1904 में दिया गया। इस सिद्धांत के अन्य नाम द्वितत्वीकरण बुद्धि का सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत का या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत या GGS सिद्धांत, फेटेजेरी का सिद्धांत। सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। सभी कार्य के लिए सामान्य बुद्धि काम करती है। ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है? द्वयात्मक बुद्धि। द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो कि क्या है? तो हमने एकत्व बुद्धि का सिद्धांत पढ़ लिया। अब है द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत की प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है। जो कि 1904 में दिया गया। कब दिया गया? 1904 में। इस सिद्धांत की अन्य नाम है द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। इसका अन्य नाम भी है GGS। ठीक है। सिद्धांत। आगे है सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। सामान्य बुद्धि क्या होती है? जन्मजात। सभी कार्यों के लिए सामान्य बुद्धि काम करती है। सभी कार्यों के लिए क्या करती है? सामान्य बुद्धि काम करती है। द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो कि 1904 ईस्वी में दिया गया। इस सिद्धांत की अन्य नाम द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का
सिद्धांत या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत या HSGGS सिद्धांत थ्योरी का सिद्धांत सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। सभी कार्यों के लिए सामान्य बुद्धि काम करती है। ठीक है, आगे आता है विशेष बुद्धि में सृजनशीलता का गुण होता है। विशेष बुद्धि में क्या होता है? सृजनशीलता का गुण होता है। सृजनशीलता का गुण होता है। यह विशेष साधरता के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेदारी होती है। जब हम किसी विशेष समारोह का आयोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विशेष समारोह का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। विशेष समारोह का क्या करते हैं? तो इसमें क्या था कि जिम्मेदारी होती है जब हम किसी विशेष समारोह का आयोजन करते हैं, कर रहे हैं या कोई विशिष्ट प्रकार का भाषण दे रहे होते हैं, उस समय हमारी विशिष्ट बुद्धि काम करती है। क्या काम करती है उस समय? हमारी विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, आगे आता है त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा आता है आगे? त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक स्पीयरमैन जन्म 911 ईस्वी में। दैनिक जीवन में हम जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसमें मुख्य रूप से सामान्य बुद्धि काम करती है। इस बुद्धि जन्मजात बुद्धि माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मजात जात। ठीक है, इसमें आगे है विशेष बुद्धि। जब हम किसी विशिष्ट तैयारी का आयोजन कर रहे होते हैं तब विशिष्ट बुद्धि काम करती है। विशेष बुद्धि, जब हम किसी विशिष्ट तैयारी का आयोजन कर रहे होते हैं तब विशिष्ट बुद्धि काम आती है। कौन सी बुद्धि काम आती है? विशिष्ट बुद्धि काम आती है। आगे आता है ग्रुप व सामूहिक बुद्धि। ठीक है, इसमें क्या आता है? इस प्रकार की बुद्धि में सामान्य या विशिष्ट दोनों बुद्धियों का समावेश पाया जाता है। स्पीयरमैन ने बताया कि हम समावेश पाया जाता है। स्पीयरमैन ने बताया कि हम सामान्य बुद्धि को भिन्न भिन्न कामों के रूप में काम में नहीं ले सकते। अर्थात
जब विशिष्ट बुद्धि काम में ले सकते हैं उस समय उसमें सामान्य बुद्धि के गुण भी समाहित होते हैं। सामान्य बुद्धि के क्या समाहित होते हैं? गुण समाहित होते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। हमने पढ़े थे बुद्धि के घटक। आज का हमारा टॉपिक था बुद्धि का घटक। सबसे पहले कौन सा घटक था? वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज। वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज। किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। क्या बताया है? वास्तविक बुद्धि या क्रोनोलॉजिकल एज कि किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की तिथि वास्तविक आयु कहलाती है। किसी बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक की आयु क्या कहलाती है? वास्तविक आयु। फिर हमने पढ़ा मानसिक आयु। मानसिक आयु का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं? बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बेसल वर्ष। इसमें क्या था कि बालक अपने आयु के अनुसार उनको हल कर देता है, वही क्या कहलाता है? बेसल वर्ष। सीधी सी बात है। फिर हमने पढ़ा टर्मिनल वर्ष। इसमें क्या आता है कि जिस आयु स्तर के प्रश्नों को कोई बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। इसमें तो आयु के अनुसार कर सकता है, टर्मिनल में नहीं कर सकता। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि बुद्धि का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? हमने बताया था कि टर्मन महोदय के मन में। फिर हमने पढ़ा किसका सूत्र है वो 1912 में दिया, स्टन व कुलहमान महोदय द्वारा दिया गया। फिर इसका ये सूत्र था IQ बराबर MA/C। और इसमें फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी बुद्धि लब्धि 1 आती है तो वह सामान्य व्यक्ति वाला सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। और यदि किसी बालक की बुद्धि क्या आती है 1 से भी कम आती है तो वह मंद बुद्धि। अगर 1 से ज़्यादा आती है तो वह श्रेष्ठ बालक। ठीक है। फिर था कि जो ये टर्मन महोदय है इन्होंने बुद्धि में सूत्र में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। इन्होंने गुणा में 100 लगा दिया। उसमें तो सीधा ही था IQ बराबर MA/C। ठीक है। उन्होंने गुणा में इन्होंने 100 लगा दिया, उन्होंने सीधा ही लिखा था। फिर ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको
ठीक है। और यह है बुद्धि लब्धि का, इसमें ये वर्गीकरण है कि इस बुद्धि वाले में कौन से प्रकार के व्यक्ति आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु से अधिक आयु के बालक की तरह देता है तो वह प्रश्न में 1/5 जोड़ देगा। कि अपनी आयु से अधिक आयु के बालक की तरह देता है कि उसकी आयु तो छोटी है और उसकी अधिक आयु वाले व्यक्ति की तरह देता है तो वह उसमें 1/5 जोड़ देगा। ठीक है, 1/5 जोड़ देगा। फिर है इसके बाद में, अगर यदि कोई प्रश्नों के उत्तर अपनी आयु से कम आयु के बालक की तरह देता है तो उसकी वास्तविक आयु में 1/5 घटा देगा। ठीक है। फिर है बुद्धि के सिद्धांत। ये सिद्धांत है बुद्धि के। सबसे पहला था एक तत्व, द्वितत्व, जितत्व, समूह, बहुकारक, वर्ग घटक, सामान्य बुद्धि, त्रिआयामी, त्रिनात्मक, आश्चर्यजनक, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, संयोगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम एक खंड का सिद्धांत या एक इकाई का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को एक इकाई या यूनिट के रूप में माना गया है। किसमें माना गया है? कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को एक इकाई या यूनिट के रूप में माना गया है। बुद्धि को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुद्धि पर किसी अधिकार अंकुश नहीं होता, इसलिए बुद्धि को, इस सिद्धांत को हम निरंकुश बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। आगे है बुद्धि के इस मोरोचिका का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोरोचिका। ठीक है। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने है। वह सहयोगी कौन कौन थे? जॉनसन का नाम भी लिया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। इसमें क्या है? कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन, जो कि 1904 में दिया। कितने में दिया? 1904 में। इस सिद्धांत के अन्य नाम द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत या सामान्य विशेष बुद्धि का सिद्धांत या जीजीएस सिद्धांत, फेयर थ्योरी का सिद्धांत। सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। सभी कार्यों के लिए
सामान्य बुद्धि काम करती है। विशेष बुद्धि में सृजनशीलता का गुण होता है। यह विशेष संथरता के लिए जिम्मेदार होती है। जब हम किसी विशेष समारोह का आयोजन कर रहे हैं या कोई विशिष्ट प्रकार का भाषण दे रहे हैं तो यह बुद्धि काम आती है। फिर था त्रिकारक। इसमें क्या गया कि प्रतिपादक स्पीयरमैन जन्म 1911 ईस्वी को दैनिक जीवन में हम जो भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं उसमें मुख्य रूप से सामान्य बुद्धि काम करती है। कौन सी बुद्धि काम करती है इसमें? सामान्य बुद्धि। इस बुद्धि जन्मजात बुद्धि माना जाता है। इस बुद्धि को क्या माना जाता है? जन्मजात बुद्धि। फिर थी विशेष बुद्धि। यह क्या होती है? इसे विशिष्ट बुद्धि भी कहते हैं। ग्रुप सामूहिक हो गया कि सामान्य या विशिष्ट दोनों बुद्धियों का समावेश पाया जाता है। स्पीयरमैन ने बताया कि समावेश पाया जाता है क्योंकि ये ग्रुप तो हो गया। ठीक है। स्पीयरमैन ने बताया कि हम सामान्य बुद्धि को भिन्न भिन्न भागों के रूप में काम नहीं ले सकते। जब विशिष्ट बुद्धि काम में ले सकते हैं तब सामान्य बुद्धि गुण भी समाहित होते हैं। क्या होते हैं? गुण भी समाहित होते हैं। अब एक बार हम इसको फिर से मोटा मोटा देख लेते हैं। आज से अगर कोई पूछ ले कि बुद्धि के घटक बताओ तब आप आसानी से बता सकते हो कि वास्तविक घटक तो वो होता है कि जब बालक के जन्म से लेकर निरीक्षण तक वास्तविक आयु कहलाती है। मानसिक आयु तो वही है कि इस आयु का निर्धारण बालक के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। बेसल आयु वो होती है कि आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है, उसका बेसल वर्ष कहलाता है। क्यों? आयु के अनुसार प्रश्नों को क्या कर देता है? हल कर देता है और टर्मिनल में हल नहीं कर पाता। ये सूत्र है कि बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग आप बता सकते हो आसानी से टर्मन महोदय ने किया था और उसका सूत्र कब दिया था? 1912 में। IQ बराबर MA/GA। फिर आगे हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि लब्धि 1 होती है तो वह सामान्य 1 से कम होती है तो मंद 1 से ज़्यादा होती है तो श्रेष्ठ बालक। ठीक है। फिर बाद में टर्मन महोदय ने क्या किया? 1916 में इसमें एक सूत्र में क्या कर दिया? संशोधन, गुणा में 100 लगा दिया। इसके बाद में मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तब आप बता सकते हो अल्फ्रेड बिने के मन में। कब आया? 1908 में। ये बुद्धि लब्धि का ये वर्गीकरण है इसमें और ये इसके सिद्धांत है। मैंने बता ही दिया। एक तत्व है, द्वितत्व है, जितत्व है, समूह है, बहुकारक, वर्ग, संज्ञानात्मक, बुद्धि, त्रिआयामी, त्रिनात्मक, आश्चर्यजनक, तरल। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। बस यही मोस्ट है सिद्धांत। इसके बाद में सिद्धांत को और भी पढ़ेंगे आगे। आज की वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।